25 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम मैं आखिर कैसे चुकाऊंगा? खेत मेरे पास है, लेकिन अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो यही खेत मेरे हाथ से निकल जाएगा। तुम सुबह से यही हिसाब देख रहे हो? क्या आज फिर धनराज का आदमी आया था? हाँ, उसने कहा है कि अब और समय नहीं मिलेगा। अगर जल्दी रकम नहीं चुकाई तो वो जमीन पर अपना दावा कर देगा। लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है। मुझे भी यही चिंता है, लेकिन इस बार भागने से काम नहीं चलेगा। मुझे कर्ज का पूरा हिसाब समझना होगा। सब कुछ एक साथ नहीं हुआ था। पहले खेती के लिए 5 लाख रुपए लिए थे, फिर एक खराब मौसम में फसल बर्बाद हुई तो 3 लाख और लेने पड़े। अगले साल पानी की समस्या के कारण 2 लाख रुपए और उधार लेने पड़े। लेकिन ये तो 10 लाख रुपए हुए, फिर कर्ज 25 लाख कैसे हो गया? यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कई साल तक मैं समय पर पूरा भुगतान नहीं कर पाया। ब्याज जुड़ता गया। कुछ रकम घर के खर्च में चली गई और कुछ पुरानी रकम चुकाने के लिए फिर उधार लेनी पड़ी। मैंने कभी बैठकर पूरा हिसाब नहीं समझा। मतलब कमाई कम थी, खर्च चलता रहा और ऊपर से ब्याज बढ़ता गया। हाँ, अब मूल रकम और ब्याज मिलाकर धनराज के हिसाब में 25 लाख रुपए हो चुके हैं। रघु के लिए कर्ज सिर्फ एक रकम नहीं था, वो उसके खेत, घर और परिवार के भविष्य पर मंडराता खतरा था। इस खेत ने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन पिछले 2 सालों में मौसम और पानी ने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। अगर इस बार भी फसल कमजोर हुई तो मैं एक और कर्ज लेने की हालत में नहीं हूं। रघु, सुना है धनराज ने फिर पैसे मांगे हैं? हाँ, अब 25 लाख का कर्ज मेरे सिर पर है। 25 लाख? इतना कर्ज कैसे बढ़ गया? धीरे धीरे, पहले खेती का कर्ज, फिर फसल का नुकसान, फिर ब्याज और पुराने कर्ज को संभालने के लिए नया उधार। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि छोटा कर्ज कब इतना बड़ा बन गया। रघु, अब सबसे बड़ी गलती ये होगी कि तू बिना योजना के फिर से कर्ज ले ले। पहले देख कि तेरे पास क्या है और उससे कमाई कैसे बढ़ सकती है। मेरे पास यही जमीन है, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो जमीन को बेचने के बारे में मत सोच, पहले उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर। मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन खेती में फिर पैसा लगाना भी पड़ेगा। पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन पूरा पैसा खेत में मत डाल देना। घर का जरूरी खर्च और थोड़ा पैसा बचा कर रखना। अगर फसल खराब हुई तो कम से कम अगली जरूरत के लिए कुछ पैसा हाथ में रहेगा। तू सही कह रहा है। अब हर खर्च लिखूंगा, जितना जरूरी होगा उतना ही पैसा लगाऊंगा। हमारे पास बहुत कम बचत है। अगर इसे भी खेती में लगा दिया और फसल खराब हो गई तो घर कैसे चलेगा? पूरी बचत खेती में नहीं लगाऊंगा। पहले घर के जरूरी खर्च के लिए पैसा अलग रखूंगा, बाकी रकम से खेती शुरू करूंगा। कम से कम इस बार हम बिना सोचे सब कुछ दांव पर नहीं लगा रहे। अब मुझे सिर्फ फसल उगानी नहीं है, मुझे ये भी सीखना है कि कमाई में से कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना दोबारा खेती में लगाना है। रघु ने अपनी थोड़ी बचत संभालकर खेती में जरूरी पैसा लगाया। इस बार वो सिर्फ अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर रहा था, बल्कि अपने पैसों का सही इस्तेमाल भी कर रहा था। अगर इस बार मौसम ने साथ दिया तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। ये पौधा बाकी पौधा से इतना अलग कैसे है? इसके पत्ते ज्यादा मजबूत हैं और इसकी बढ़त भी तेज है। क्या हुआ? तू इसे इतनी ध्यान से क्यों देख रहा है? इसे देख,
बाकी पौधे अभी छोटे हैं, लेकिन ये उनसे काफी आगे बढ़ गया है। सच में ये अलग किस्म का लगता है। लेकिन सिर्फ एक पौधे को देखकर कोई बड़ा फैसला मत लेना। पहले पता करते हैं कि ये है क्या। अगर ये सच में ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म हुई तो शायद मेरी मुश्किल का रास्ता यहीं से निकल सकता है। रघु को अभी नहीं पता था कि खेत में उगा ये छोटा सा पौधा उसकी किस्मत बदलने वाला था। हरिया, मैंने ऐसा पौधा पहले कभी नहीं देखा। अगर इसकी पैदावार बाकी फसल से ज्यादा हुई तो शायद यही हमारी परेशानी कम करने का रास्ता बन सकता है। हो सकता है ये अच्छी किस्म हो, लेकिन सिर्फ एक पौधा देखकर पूरे खेत का फैसला मत करना। पहले इसकी पहचान करवाते हैं। ठीक है, इस बार मैं अंदाजे से कोई फैसला नहीं करूंगा। पहले जानकारी लेंगे, फिर पैसा लगाएंगे। ये सामान्य पौधा नहीं लगता। इसकी बढ़त अच्छी है और पत्तियों की बनावट भी मजबूत है। संभव है कि ये ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म हो। अगर ऐसा है तो क्या मैं पूरे खेत में इसी किस्म की खेती कर दूं? नहीं, यही गलती मत करना। एक पौधा अच्छा निकला है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जमीन पर बिना जांच के इसे लगा दो। पहले थोड़े हिस्से में इसका परिणाम देख। मतलब पहले छोटा जोखिम, फिर बड़ा फैसला। बिल्कुल। खेती में सिर्फ ज्यादा कमाई देखना समझदारी नहीं है। ये भी देखना पड़ता है कि उस कमाई के लिए कितना पैसा और कितना जोखिम लेना पड़ेगा। तो मैं खेत के एक छोटे हिस्से में इसे आजमाऊंगा। अगर परिणाम अच्छा आया तभी आगे बढ़ूंगा। अब तू पहले वाला रघु नहीं रहा। कर्ज ने बहुत कुछ सिखा दिया है। आज खेत में इतनी देर क्यों लग गई? खेत में एक अलग किस्म का पौधा मिला है। अगर ये सच में ज्यादा पैदावार देता है तो हमारी फसल की कमाई बढ़ सकती है। लेकिन हमारे पास पहले से ही 25 लाख का कर्ज है। नई किस्म के चक्कर में ज्यादा पैसा मत लगा देना। मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए पूरी जमीन पर नहीं लगाऊंगा। पहले छोटे हिस्से में ही इसे आजमाऊंगा। तो घर की बचत भी सुरक्षित रहेगी और खेती का जोखिम भी सीमित रहेगा। हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि पैसा लगाना और पैसा सही जगह लगाना दो अलग बातें हैं। हमारे पास खेती के लिए सीमित पैसा है। अगर बीज, खाद और पानी में पूरा पैसा लगा दिया तो घर के खर्च के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो पहले घर का जरूरी खर्च अलग रखो। बाकी में से जितना जरूरी हो उतना ही खेत में लगाओ। ठीक है, घर के जरूरी खर्च का पैसा अलग रहेगा, खेती का पैसा अलग रहेगा, और जो भी खर्च होगा मैं उसी दिन कॉपी में लिखूंगा। कमाई आने से पहले ही खर्च का हिसाब रहेगा तो कम से कम ये पता रहेगा कि फसल बेचने के बाद वास्तव में कितना पैसा बचा। और इस बार फसल बिकने के बाद सारा पैसा घर में खर्च नहीं करेंगे। पहले खेती का लगाया पैसा वापस निकालेंगे, फिर कर्ज चुकाएंगे और कुछ रकम अगली खेती के लिए बचाएंगे। हरिया, देख, इस हिस्से की फसल बाकी खेत से ज्यादा घनी हो गई है। अब तो लगता है चाचा की बात सही थी, लेकिन अभी फसल तैयार होने तक इंतजार करना होगा। हाँ, जब तक फसल बिक नहीं जाती मैं इसे कमाई नहीं मानूंगा। ये बात तूने बिल्कुल सही पकड़ी है। खेत में खड़ी फसल उम्मीद है। पैसा तब बनेगी जब वो बिकेगी। बाबा, फसल इतनी अच्छी हो गई है, क्या अब हम धनराज का पूरा 25 लाख का कर्ज चुका देंगे? अभी ऐसा मत सोचो बेटा। फसल अच्छी होना पहली बात है। पहले इसे काटना होगा, मंडी तक ले जाना होगा और सही कीमत पर बेचना होगा। फिर खेती का खर्च और घर की जरूरतें निकालकर जो बचेगा उससे कर्ज चुकाएंगे। तो फसल से मिलने वाला पूरा पैसा हमारा फायदा नहीं है? नहीं, बिक्री से मिलने वाला पैसा हमारी आय है।
उसमें से खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचता है वही असली कमाई है। तो पैसा कमाने के साथ ये देखना भी जरूरी है कि कितना पैसा बच रहा है। बिल्कुल, यही बात मैंने बहुत देर से सीखी है। फसल अच्छी है, लेकिन धनराज ने जो समय दिया है वो भी खत्म होने वाला है। मुझे पता है, इसलिए इस बार फसल तैयार होते ही मंडी के भाव की जानकारी लूंगा। पहले व्यापारी के कहने पर तुरंत सौदा नहीं करूंगा। अगर सही भाव मिल गया तो कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाया जा सकता है। और अगर कम भाव मिला तो भी घबराकर नया कर्ज नहीं लूंगा। हमें अपना हिसाब देखकर फैसला करना होगा। रघु की फसल तो उम्मीद से भी अच्छी दिख रही है। अगर इसे मंडी में अच्छा भाव मिल गया तो ये मेरा कर्ज जल्दी चुका सकता है। रघु को अपनी फसल से उम्मीद थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी मेहनत पर अब किसी और की नजर भी थी। कई महीनों की मेहनत आखिर सफल होती दिखाई दे रही है। अगर आज सही कीमत मिल गई तो मैं अपने 25 लाख के कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका सकता हूँ। फसल अच्छी है, लेकिन याद रखना, खेत में खड़ी फसल अभी पैसा नहीं है। पहले इसे बेचकर पैसा हाथ में आना चाहिए। अब ये बात मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ और इस बार बिना बाजार का भाव जाने कोई सौदा नहीं करूंगा। बाबा, इतनी फसल देखकर लगता है कि इस बार हमारा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। उम्मीद रखना अच्छी बात है बेटा, लेकिन हिसाब के बिना उम्मीद पर फैसला नहीं करना चाहिए। पहले फसल बिकेगी, फिर खर्च निकलेगा और उसके बाद कर्ज चुकाया जाएगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद फसल मंडी ले जाने के लिए तैयार हो गई। रघु, माल अच्छा है। मैं पूरे माल के लिए 14,50,000 रुपए दे सकता हूँ। अगर अभी सौदा करोगे तो आज ही भुगतान कर दूंगा। 14,50,000 बुरा भाव नहीं है, लेकिन मैं पहले बाकी व्यापारियों का भाव भी देखना चाहता हूँ। मंडी का भाव कभी भी बदल सकता है। ज्यादा सोचोगे तो मौका निकल जाएगा। जल्दी में फैसला मत कर। तुझे पता है कि सही जानकारी के बिना बेचा गया माल कम कीमत में जा सकता है। मैं दूसरा भाव जरूर देखूंगा। अगर दोनों में ज्यादा फर्क नहीं हुआ तो फिर जल्दी भी फैसला कर सकता हूं। माल बढ़िया है। मैं 15,50,000 रुपए दूंगा। पूरे 1 लाख रुपए ज्यादा? इसीलिए बाजार की जानकारी जरूरी है। किसान खेत में मेहनत करता है, लेकिन अपनी फसल की कीमत जानना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, लेकिन भुगतान की पूरी रकम और तारीख लिखित में होगी। ठीक है, सौदा पक्का। रघु को अपनी फसल के 15,50,000 रुपए मिले, लेकिन इस बार उसने पूरे पैसे को अपनी कमाई मानकर खर्च करने की गलती नहीं की। रघु, 15,50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। इतने पैसे देखकर लगता है कि हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई। परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। ये फसल बेचने से मिली आय है। इसमें से पहले खेती में लगाया पैसा वापस निकालना होगा। हमने खेती में 1.5 लाख रुपए लगाए थे। हाँ, वो रकम अलग रखेंगे। फिर घर के अगले कुछ महीनों के जरूरी खर्च के लिए 1 लाख रुपए बचाएंगे। और बाकी 13 लाख रुपए कर्ज में जाएंगे। बिल्कुल। अगर मैंने सारा पैसा कर्ज में डाल दिया और अगली खेती के लिए पैसा नहीं बचा तो कुछ महीनों बाद फिर उधार लेना पड़ेगा। मैं अब पुराने चक्र में वापस नहीं जाना चाहता। पहले तुम यही गलती करते थे। पुराना कर्ज चुकाने के लिए अगली जरूरत में फिर कर्ज ले लेते थे। क्योंकि मुझे लगता था कि सिर्फ कर्ज खत्म करना ही जरूरी है। अब समझ आया है कि कमाई पैदा करने के लिए जरूरी पैसा बचाना भी जरूरी है। 15,50,000 की बिक्री, उसमें से 1.5 लाख खेती का खर्च वापस, 1 लाख घर के लिए, बाकी 13 लाख कर्ज के लिए। अगर कुल कर्ज 25 लाख है तो 13 लाख देने के बाद
12 लाख बाकी रहेंगे। हाँ, अगर हिसाब में कोई पुरानी रकम या ब्याज अलग नहीं निकला तो 12 लाख बाकी होने चाहिए। रघु, तू इतनी बड़ी रकम लेकर आ गया? फसल बेचकर 13 लाख रुपए निकाले हैं। मैं इसे अपने कर्ज में जमा करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा पूरा कर्ज अभी बाकी है। मुझे पता है, इसीलिए भुगतान की रसीद और बाकी कर्ज का पूरा हिसाब भी चाहिए। तुम्हें कितना लगता है कि अब बाकी है? 25 लाख में से 13 लाख देने के बाद 12 लाख। अगर सिर्फ इतनी सी गणित होती तो बात आसान होती। ब्याज भी तो जोड़ना है। ये ब्याज इतना ज्यादा कैसे हो गया? और ये पुरानी रकम यहां दर्ज क्यों नहीं है? रघु, पहले शांत रह। तेरे पास पुराने भुगतान की पर्चियां हैं। किताब और पर्चियों को एक एक करके मिलाते हैं। पुरानी पर्चियों का अब क्या मतलब? मेरी किताब में जो लिखा है वही हिसाब है। अब हर रुपए का हिसाब देखे बिना मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। मैंने बहुत साल सिर्फ भरोसा करके गुजारे हैं। उसी भरोसे ने मेरा कर्ज इतना बड़ा कर दिया। रघु पहली बार अपने कर्ज को सिर्फ रकम की तरह नहीं, बल्कि पूरे हिसाब की तरह देखना शुरू किया। लेकिन उन पुरानी पर्चियों में एक ऐसी बात छिपी थी जो उसके कर्ज की असली रकम बदल सकती थी। लाला जी, ये पर्ची देखिए। इसमें साफ लिखा है कि मैंने 2 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन आपकी किताब में ये रकम कर्ज से घटाई ही नहीं गई। पुरानी पर्चियों में छोटी मोटी गलती हो सकती है। मेरी किताब में जो हिसाब है उसी को सही मानो। अगर गलती हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन सभी पर्चियां और किताब मिलाकर सही हिसाब निकालना पड़ेगा। मेरे लिए ये छोटी गलती नहीं है। अगर मेरे पैसे दर्ज नहीं हुए तो मैं गलत रकम चुकाता रहूंगा। ये देखिए, इसमें 1.5 लाख रुपए का भुगतान है और ये 1 लाख रुपए की पर्ची है। इन दोनों का रिकॉर्ड भी आपकी किताब में नहीं है। हो सकता है पुरानी किताब लिखते समय कुछ रकम छूट गई। तो फिर आज पूरा हिसाब दोबारा करना होगा। मैं अब बिना समझे कोई कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, बैठो और देख लो, लेकिन मेरा समय खराब मत करना। सही हिसाब निकालने में समय लगे तो लगे। गलत हिसाब जल्दी करने से बेहतर है सही हिसाब देर से करना। कई घंटों तक पुराने भुगतान और कर्ज की रकम मिलाई गई। धीरे धीरे रघु को पता चला कि उसकी याद से ज्यादा पैसा वो पहले ही चुका चुका था। यहाँ 2 लाख, यहाँ 1.5 लाख और यहाँ 1 लाख। ये 4.5 लाख रुपए तो पहले ही दिए जा चुके हैं। और इनका सही रिकॉर्ड कर्ज की रकम में नहीं जोड़ा गया था। शायद पुरानी किताब में दर्ज करना छूट गया होगा। ठीक है, अब सारी पर्चियां जोड़कर अंतिम रकम निकालिए। 13 लाख की आज की रकम और पहले के भुगतान मिलाकर तुम्हारे खाते में काफी पैसा जमा हो चुका है। मुझे पूरी रकम बताइए। पुराने भुगतान और आज के 13 लाख मिलाने के बाद बाकी रकम 9,50,000 रुपए है। तो असली बाकी कर्ज 9,50,000 है। अब हिसाब साफ है। लेकिन एक बात और साफ हो गई है। अगर मैंने अपनी पुरानी पर्चियां संभाल कर नहीं रखी होती तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कितना पैसा पहले चुका चुका हूं। इसीलिए कमाई और कर्ज दोनों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सिर्फ पैसा देना काफी नहीं, ये जानना भी जरूरी है कि वो कहां दर्ज हुआ। अब से हर भुगतान की पर्ची संभाल कर रखूंगा और हर महीने अपने कर्ज का बाकी हिसाब खुद भी लिखूंगा। अब तेरे ऊपर 9,50,000 बाकी हैं। पहले तो तू सोच रहा था कि पता नहीं कितने लाख और बढ़ गए होंगे। हाँ, लेकिन अब एक और बात समझ आ गई है। कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, वित्तीय समझ भी चाहिए।
अगर हिसाब नहीं समझोगे तो मेहनत का पैसा कहां जा रहा है पता ही नहीं चलेगा। अब आगे क्या योजना है? अगली फसल, लेकिन इस बार नया कर्ज लिए बिना। अगर खेती में पैसा कम पड़ गया तो? पिछली फसल की कमाई से मैंने खेती का जरूरी खर्च और घर का पैसा अलग रखा था। उसमें से कुछ रकम अगली फसल के लिए बची है, उसी से शुरुआत करूंगा। क्या हुआ? कितना कर्ज बाकी है? 9,50,000 रुपए। मतलब 25 लाख में से 15,50,000 चुका चुके? हाँ, और अब हमें पता है कि बाकी कितना है। तो अगली फसल से हम पूरा कर्ज खत्म कर सकते हैं? अगर फसल अच्छी हुई और सही भाव मिला तो बिल्कुल, लेकिन इस बार एक बात नहीं भूलेंगे, सारा पैसा कर्ज में नहीं डालेंगे। खेती और घर के लिए जरूरी रकम पहले अलग रहेगी। यानी कर्ज चुकाते हुए कमाई का साधन भी बचा कर रखना है। यही गलती मैंने पहले की थी। बाबा, अब आपको फिर से लाला से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। यही कोशिश है बेटा। अगर हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाएं और उसे सही जगह दोबारा लगाएं, तो धीरे धीरे दूसरों से पैसे लेने की जरूरत कम हो सकती है। तो खेत से मिलने वाला पैसा फिर खेत में लगाना भी जरूरी है। जरूरी चीजों में लगाना जरूरी है, जैसे बेहतर पानी की व्यवस्था या खेती का जरूरी सामान। अगर उससे अगली फसल की कमाई बढ़ती है तो वो पैसा बेकार खर्च नहीं होता। रघु ने हिसाब समझ लिया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसके ऊपर अभी भी 9,50,000 बाकी हैं। अगर अगली फसल भी अच्छी हुई तो शायद वो मेरा पूरा पैसा चुका देगा। रघु अब अपने कर्ज की सही रकम जान चुका था। उसके सामने आखिरी लक्ष्य था अगली फसल से 9,50,000 रुपए चुकाना, बिना दोबारा कर्ज लिए। इस बार फसल अच्छी हुई है, लेकिन अब मैं सिर्फ फसल देखकर खुश नहीं होऊंगा। पहले इसका पूरा खर्च और संभावित कमाई का हिसाब देखूंगा। बीज, खाद, पानी और मजदूरी मिलाकर इस बार 2 लाख रुपए लगे हैं। ये रकम पहले ही अलग रखी थी, इसलिए इसके लिए नया कर्ज नहीं लेना पड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। पहले खेती शुरू करने के लिए भी तू उधार लेता था। इस बार पिछली फसल की कमाई से अगली फसल खड़ी कर दी। कर्ज से निकलना सिर्फ पुराना पैसा चुकाने का नाम नहीं है, दोबारा उसी कर्ज में न फंसना भी जरूरी है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद रघु की फसल तैयार होकर मंडी पहुंच गई। रघु, इस बार भी तुम्हारी फसल अच्छी है। मैं पूरे माल के लिए 12 लाख रुपए दे सकता हूँ। मुझे आज के बाजार भाव की जानकारी है। अगर आप 12 लाख दे रहे हैं तो भुगतान की रकम और तारीख लिखित में तय करेंगे। ठीक है, 12 लाख रुपए और भुगतान की तारीख आज ही लिख देते हैं। रघु को अपनी फसल की 12 लाख रुपए मिले। अब उसके सामने आखिरी वित्तीय फैसला था। अब हमारे ऊपर सिर्फ 9,50,000 रुपए का कर्ज बाकी है। लेकिन पहले खेती में लगे 2 लाख रुपए अलग रखेंगे। वही पैसा अगली खेती शुरू करने के काम आएगा। तो 12 लाख में से 2 लाख अलग रखने के बाद 10 लाख बचेंगे। और 9,50,000 रुपए कर्ज में जाएंगे। तो 50,000 रुपए बचेंगे। हाँ, वही हमारी शुरुआती बचत होगी। छोटी है लेकिन अपनी है। और इस बार कर्ज चुकाने के बाद भी हमारे पास अगली खेती के लिए पैसा रहेगा। यही सबसे जरूरी है।
अगर कर्ज चुकाकर हम फिर खाली हो जाएं, तो कुछ महीनों बाद किसी और से उधार लेना पड़ सकता है। रघु फिर आ गया? क्या इस बार पूरा हिसाब खत्म करने आया है? हाँ, ये आपके 9,50,000 रुपए हैं और ये पिछली सभी भुगतान पर्चियां हैं। तूने इतनी जल्दी पूरा पैसा जुटा लिया? जल्दी नहीं, मैंने योजना बनाकर पैसा जुटाया है। फसल का खर्च अलग रखा, घर का जरूरी खर्च संभाला और बाकी रकम से कर्ज चुकाया। अगर अगली फसल खराब हो गई तो क्या करेगा? अब मेरे पास 50,000 की बचत है और अगली खेती का खर्च भी अलग रखा है। जरूरत पड़ने पर पहले अपनी बचत और खर्च का हिसाब देखूंगा, तुरंत नया कर्ज नहीं लूंगा। रघु, आज से तुम्हारे ऊपर मेरा कोई कर्ज बाकी नहीं है। ये रही पूरी भुगतान की रसीद। 25 लाख रुपए का बोझ खत्म हो गया है, लेकिन इस कर्ज ने मुझे पैसे की असली कीमत समझा दी। क्या समझा? कमाई कितनी है उससे ज्यादा जरूरी है कि कमाई में से कितना बचता है और कितना सही जगह दोबारा लगाया जाता है। बाबा, अब हमारा खेत किसी के कर्ज में नहीं है। नहीं बेटा, अब ये खेत हमारे परिवार के भविष्य के लिए काम करेगा। अब आगे क्या करेंगे? सबसे पहले बचत बढ़ाएंगे, फिर खेती में वही पैसा लगाएंगे जिससे आगे कमाई बढ़ सके। बेकार की चीजों पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। यानी अब तू सिर्फ किसान नहीं, अपनी खेती का हिसाब समझने वाला किसान बन गया है। मैंने सीखा है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत की कमाई को संभालना भी उतना ही जरूरी है। कभी 10 लाख रुपए के आसपास से शुरू हुआ उसका कर्ज ब्याज और गलत फैसलों के कारण 25 लाख तक पहुंच गया था। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने फसल से कमाई की, खर्च संभाला, बचत की, खेती में पैसा दोबारा लगाया और आखिरकार पूरा कर्ज चुका दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।